क्या देखो यहाँ पे फिगर तुम्हारे पास है, ठीक है, कि बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज रेक्टेंगल, यानी कि ABCD क्या है मेरे पास, एक रेक्टेंगल है इस प्रकार से। रेक्टेंगल पता है क्या होता है, वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, एक होगा तो सभी हो जाएगा, ये ऑब्वियस है। फिर क्या बोला है कि BM एंड DN आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC, प्रूव दैट ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNA। ये बताए हुए है ना कॉन्ग्रुएंट वगैरह क्या होता है। फिर बोल रहा है इज इट ट्रू दैट BM इज इक्वल टू DN, ठीक है। तो चलो करते हैं इसमें काम कुछ इस प्रकार से है ना। फिर क्या किया है इसमें DN ना, यहाँ से DN कर दिया इस प्रकार से, और फिर यहाँ से BM कर दिया ना। देखो भाई यहाँ पे समझ ले, है ना, कुछ बोलना मत फालतू का बीच में। तो इस प्रकार से है, वी हैव टू प्रूफ डैट, हमें क्या प्रूफ करना है हम लोग को, हम यहाँ पे लिख देते सामने में, क्या लिख देते हैं, टू प्रूफ। इससे क्या होगा ना, मेरे माइंड में रहेगा कि भाई यही हमको प्रूफ करना है, क्या, तो क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना, ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNA। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग सब हम लोग पढ़े हुए कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है, जब वगैरह वगैरह, है ना, ठीक है ना। तो बहुत सारा क्राइटेरिया पढ़े हैं, ट्रिपल S, एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल और RHS, 5 क्राइटेरिया लगभग पढ़े थे हम लोग। इसी में सारा समय हम लोग का चला गया था, है ना। ये आपका आगे 9 में बहुत सारा पढ़ना है ये सब चीज़। तो अब पांचों में से देखो यहाँ पे आमिर, पांचों में से एक यहाँ पे कंडीशन लगाना है और इसको दिखाना है। एक इसमें और बात बोला है, बोला कि इज इट ट्रू दैट BM इज इक्वल टू DN, यानी कि ये भी दिखाना है हमको कि BM जो है वो DN का इक्वल है या नहीं है। किसी को कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, तो जला लिया ना। अच्छा देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है और फिर ये प्रूफ करना है। तो हम लोग के नियम पढ़े थे CPCT क्या होता है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो उसका कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। किसी को अभी भी दिक्कत है तो वो बाद में हम पूछ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा धीरज रखो, ये क्वेश्चन देख लो पहले, है ना। तो हम लोग को ये दिखाना है, तो ये ट्राइंगल BMC कहाँ है, BMC, और ये ट्राइंगल कहाँ है, DNA। ये दोनों को हम लोग को कम से कम 3 चीज़ चाहिए, है ना, या तो SS, साइड एंगल RHS वगैरह कुछ भी लगाना है। तो देखो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, RHS क्या बोलता है, RHS बोलता है कि अगर कोई दो राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज, ठीक है ना, तो उसका हाइपोटेनस मस्ट भी इक्वल होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा, ठीक है। तो इसका हाइपोटेनस देखो ये है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए तो हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री का अपोजिट, क्या होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट AD है और यहाँ 90 डिग्री का अपोजिट BC है, तो ये इक्वल है। उसके अलावा एक और साइड होना चाहिए, या तो DN रहेगा या तो AN, या BM या CM, तो ये दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं है ना। हाइपोटेनस के अलावा ये वाला इसका होना चाहिए, ये वाला इसका, तो इसमें से AN और CM या फिर DN और BM को इक्वल है, तो ये RHS वाला नियम से नहीं लगेगा। समझ में आ, ये बोली है कि RHS से लगाएंगे। अब हम लोग RHS वाला क्या बोले, ठीक है ना। अच्छा देख लेते पहले, RHS से ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, तुझको नहीं समझ में आया, क्योंकि RHS क्या बोलता है कि एक साइड होना चाहिए, एक हाइपोटेनस मस्ट भी, और उसके अलावा कोई दोनों में से एक साइड, तो एक हाइपोटेनस तो मिल गया, सही बात है। बट दूसरे में देखते हैं कि ये AN जो है वो CM का इक्वल है क्या, नहीं है, ना ही DN और BM आपस में इक्वल है। हाइपोटेनस तो इक्वल हो गया क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल इक्वल होता है, बट उसमें से और कोई दूसरा साइड आपस में इक्वल हो रहा है नहीं, इसीलिए RHS नहीं लगेगा। समझ में आई बात। तो चलो देखते क्या हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐसे बात करेंगे, अभी हम लोग प्रूफ में आ रहे हैं, मतलब हम लोग इसका प्रूफ दे रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल
डी एन ए। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे, एंगल बी एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एन ए। इक्वल हो जाएगा, किसका इक्वल है ये, है ना। यहाँ पे गिवन है तुम्हारा, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है कि डी एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी का, एंड बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी का। परपेंडिकुलर तो समझ में आता ही है। ये तो एक चीज़ इक्वल हो गया, कुछ और इक्वल करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखना और पूछना। एंगल बी सी एम इज इक्वल टू एंगल डी ए एन, ये इक्वल है। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, ये कैसा है, इसको कहते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सपोज दैट ऐसा है, और ये एंगल देखो इस प्रकार से बन रहा है, देखो यहाँ से हम एंगल ले रहे हैं। ठीक है, ये तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसी को हम उल्टा कर दिए, इस प्रकार से कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ऐसे एंगल ले जाए तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और देखो यही बन रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इसे कहते हैं अल्टरनेट एंगल। वो हमेशा तुमको सीधा नहीं देगा, इधर उधर करके तो देगा ना, देगा कि नहीं। क्या हुआ, हाँ अपोजिट साइड में आएंगे अभी, ठीक है ना। तो दो एंगल इक्वल हो गया। इसको रीजन में हम लोग, ये समझ में आया, ये अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। की अगर ये वाला है तो ये एंगल, अब इसको हम ऐसे पलट दिए, है ना, ऐसा बात कर दी हम, ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और उसी से हम ऐसे मिला के एक रेक्टेंगल बना लिए, वही बात हो गया ना। तो ये वाला और ये वाला आपस में एंगल इक्वल हो गया, यही चीज़ दिख रहा है, एकदम सेम है कि नहीं है। क्लियर हुआ ना बिट्टू तुझको। तो इसको लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। क्या लिखेंगे, रीजन में अल्टरनेट एंगल। हाँ ठीक है, लिख देना, है ना। उतना ज़रूरी नहीं एक्सटीरियर इंटीरियर लिखना होता, क्योंकि ज़्यादा जगह उतना नहीं रहता है ना। अल्टरनेट बोलो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि एक एंगल मिल गया। अब एक साइड लिखेंगे, तो साइड क्या लिख देंगे हम लोग, बी सी इज इक्वल टू डी ए या ए डी। ये लिखेंगे अपोजिट साइड, क्या हो जाएगा ये, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अब देखो यहां से एंगल साइड, हम लोग पढ़े थे कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, एंगल साइड से, जब दो एंगल और उसका नॉन इंक्लूडिंग साइड, मतलब एक्सक्लूडिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, और यहाँ से ये एंगल और ये वाला साइड। ठीक है, तो एंगल साइड, समझ में आई बात। किसी को पूछना है, कौन वाला साइड, ए बी साइड, कौन ए बी और डी सी। ए बी, ये इसका काम कहाँ, ये ट्राइंगल में ए बी आ रहा है क्या भैया, ये छोटा ट्राइंगल है ना ये वाला, इसमें ए बी और डी सी का क्या ही मतलब, वो तो इक्वल होगा ही। समझ में आई बात। तो ये हो गया एंगल साइड से। देखो ये कभी नहीं समझ में आएगा जब तक कॉन्ग्रुएंट वाला जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कितना भी बोल ले, कितना भी पढ़ ले, हम लोग नहीं समझेंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ट्राइंगल और बाकी प्रैक्टिस तो भी बहुत करना पड़ेगा हम लोग को। तो बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो अनस टू आया था, नहीं तो कैसे होगा फिर। इसीलिए बोलते कि क्लास मिस मत करो, है ना। तो गाड़ी उड़ी भाई गिरा देता है। तो बाय एंगल साइड रूल से ये हो गया मेरा काम, एक पहला प्रूफ हो गया। अब बोला क्या, इज इट ट्रू दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन, यानी कि बी एम जो है वो डी एन का इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यस लिखना है कि बी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आई बात। किसी को पूछना है मत पूछ। अरे लास्ट क्लास तो बताए थे ना भाई, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कल क्यों नहीं पूछा। तो सीपीसीटी कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में, देखो यहाँ पे बी एम सी और यहाँ पे डी एन ए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो डी एन और बी एम इसका कोरोस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ बी एम और यहाँ से डी एन, यही ना हो रहा है, बी एम सी और यहाँ से डी एन ए। तो इसका डी एन और बी एम जो क्या है आपस में कोरोस्पॉन्डिंग है ना। उसके बाद वही आ रहा है, तो इसलिए ये बी एम इज इक्वल टू डी एन हो गया। ठीक है, अभी उतार लो, फिर बाद में और अच्छा से करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है।